बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 11। स्टूडेंट, ये आपका लेसन नंबर 11 इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे आपके पूरे सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरे सेमेस्टर के अलावा भी आप जो भी रीडिंग कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, सबके लिए ये की पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी बुक को रीडिंग करेंगे, रीड करेंगे तो उसके लिए इन सारे पॉइंट्स जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जाएंगे इम्पोर्टेंट है कि आपको उन पे ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? रीडिंग अंडरस्टैंडिंग। आपका जो टॉपिक है आज के लेसन का वो क्या है? रीडिंग अंडरस्टैंडिंग रीडिंग। क्या कह रहे हैं? रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू विल नीड फॉर सक्सेस इन योर स्टडीज। के इंपॉर्टेंट स्किल है क्या? कौन इंपॉर्टेंट स्किल है? रीडिंग। रीडिंग इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए अपनी स्टडीज में। पुअर रीडिंग में बी अ प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ यू। कि पुअर रीडिंग है वो आप बहुत सारे लोगों की क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। बेटे अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि पुअर रीडिंग किसको कहते हैं, उसको इन्होंने नेक्स्ट पे एलेबरेट किया है कि पुअर रीडिंग क्या होती है। जब आपको आप पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग करने के बाद आपको उसका जो मेन पर्पस है उस राइटिंग का वही अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, दैट्स मीन कि आपकी जो रीडिंग है वो क्या है? पुअर है। आप जो बेसिक सेंस है या बेसिक मेन आइडिया है या पर्पस है उसी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे राइटिंग की, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रीडिंग है वो क्या है? पुअर रीडिंग है। फिर क्या कह रहे हैं? द मेन कंसर्न इज इम्प्रूविंग योर कम्प्रीहेंशन। इस लेसन का क्या मकसद है? सबसे पहला मकसद ये है कि इसका कंसर्न क्या है, इसका मेन कंसर्न क्या है। ये जो लेसन ये चाहता है कि आपकी जो रीडिंग स्किल है, आपकी जो कम्प्रीहेंसिव स्किल है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की जो स्किल है वो क्या हो जाए? इम्प्रूव हो जाए। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, क्या कह रहे हैं आप? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड राइटिंग कम्प्रीहेंशन। के यहाँ पर रीडिंग स्किल के अंदर और इसके अलावा रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर और रीडिंग स्पीड के अंदर क्या है? एक रिलेशनशिप पाया जाता है। मे यू थिंक दैट इफ यू आर रीड रैपिडली योर कम्प्रीहेंशन विल सफर। आप ये सोचते हैं कि अगर क्या हो रहा है, अगर ये हो रहा है कि आप रीडिंग को रैपिडली कर रहे हो, रैपिडली का मतलब क्या होता है? तेजी से आप चीजों को तेजी से पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि आप सफर करोगे। किससे सफर करोगे? आप जो कम्प्रीहेंशन है, सेंटेंस को समझने का जो आपका मेथड होगा या सेंटेंस को समझने की जो सेंस है उससे आप क्या करोगे? सफर करोगे। ओके स्टूडेंट, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन के जो है रिलेशनशिप है किसके दरमियान में? रीडिंग स्पीड के दरमियान में और रीडिंग कम्प्रीहेंशन के दरमियान। क्या कह रहे हैं? क्या रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। यू मे थिंक दैट इफ यू रीड रैपिडली योर कम्प्रीहेंशन विल सफर। आप ये सोचते हैं कि अगर आप तेजी के साथ रीडिंग करेंगे तो रीडिंग तेजी से करने से आपकी जो कम्प्रीहेंशन है वो क्या होगी? सफर करेगी। दिस इज द फॉल्स असम्पशन। ये क्या है? वो कहते हैं ये गलत मफरूजा है। एज यू पुश योर सेल्फ टू रीड स्लोली यू मे फाइंड दैट यू comprehend less। अगर आप इसको स्लोली अंडरस्टैंड करोगे, स्लोली चीजों को देखोगे, स्लोली लेकर जाओगे रीडिंग को, तो आप ये देखोगे, आप ये जानोगे, आप ये फाइंड आउट करेंगे कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स है या अंडरस्टैंडिंग की जो स्पीड है, कम्प्रीहेंशन जो स्पीड है वो भी आपकी क्या है? लो है, लेस है। नेक्स्ट पे यहाँ पे बात करें वोकलाइजेशन की। वो क्या कह रहे हैं कि जी वोकलाइजेशन नहीं करनी चाहिए। वोकलाइजेशन क्या होता है? द परफॉर्मिंग ऑफ साउंड्स ऑफ ईच वर्ड इवन दो यू मे नॉट से देम लाउड। कि आप क्या कर सकते, आप क्या करें? वोकलाइजेशन करो। वोकलाइजेशन क्या है? कि आप वर्ड को लाउड साउंड में क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, उनको बोल बोल के पढ़ रहे हो, लाउड वॉइस में पढ़ रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? वोकलाइजेशन। तो वो वोकलाइजेशन है वो किसी भी रीडिंग को स्टोर करने का पहला कॉज है। वोकलाइजेशन इज वेरी कॉमन अमंग आवर स्टूडेंट्स। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं इट इज द श्योर साइन दैट रीडर इज अ पुअर रीडर। कि ये जो वोकलाइजेशन है, फॉर्म करना है ऑफ द साउंड ऑफ ईच वर्ड, हर वर्ड का जो साउंड है उसको परफॉर्म करना है, उसको फॉर्म कर रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, वो क्या है? आपके पास ऊंची आवाज में आप उसको पढ़ रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है? वो एक साइन है किसका? पुअर रीडिंग का। लर्न टू रीड विद योर आईज एंड माइंड एंड नॉट विद योर लिप्स। आपने क्या करना है? सीखना है, रीडिंग करनी है। कैसे करनी है? अपनी मतलब आपने अपनी आंखों से और अपने माइंड से पढ़नी है, ना कि आपने लिप्स हिलाने हैं,
या फिर आपने लाउड आवाज में उसको पढ़ना है। इन सिंपल वर्ड्स लर्न टू रीड साइलेंटली, कि यार आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि आपने किस तरह पढ़ना है, खामोशी के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है आपके, ये वोकलाइजेशन वाला आपका एमसीक्यूज आता है, तो आपको पता होना चाहिए वोकलाइजेशन क्या, द परफॉर्मिंग ऑफ द साउंड ऑफ ईच वर्ड, कि किसी भी वर्ड का जो साउंड है उसको जब आप परफॉर्म कर रहे हो उसको किसका नाम देते हैं, उसको वोकलाइजेशन का नाम देते हैं। अब फिर नेक्स्ट में वो कह रहे हैं, इफ यू लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ राइटिंग, अगर आपको ये पता चल जाए क्या मेथड क्या हो सकते हैं, एक राइटिंग को प्रिंसिपल्स उसके क्या, असूल्स क्या है राइटिंग को लिखने के, तो फिर आप क्या करोगे, तो आप चीजों को जल्दी से अंडरस्टैंड कर लोगे। इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर रीडिंग, इससे आपकी जो रीडिंग है वो इम्प्रूव होगी। अगर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो टॉपिक है ये किसके बारे में लिखा गया और इसमें बेसिकली बताया क्या जा रहा है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, प्रिंसिपल्स जो राइटिंग है उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, तो फिर आप अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं, व्हाई अ पीस ऑफ टेक्स्ट राइटिंग और इज वाज रिटन, जब आपको ये पता चलेगा पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स में क्या आता है, व्हाई अ पीस ऑफ टेक्स्ट, की एक जो पीस ऑफ टेक्स्ट है और राइटिंग है वाज रिटन, वो क्यों लिखा गया है, व्हाट इट सेज, ये क्या कहता है, बोथ इन ओवरऑल स्टेटमेंट एंड द मेजर सब पॉइंट्स, ओवरऑल स्टेटमेंट या मेजर पॉइंट्स इसके क्या हो सकते हैं, एंड हाउ द ऑथर और राइटर हैज मेड दोज मेजर स्टेटमेंट्स एंड द माइनर सब पार्ट्स फिट इन, कि भाई जो राइटर है उसने कैसे इन मेजर स्टेटमेंट्स को दिया है और सब पार्ट्स को दिया है। इट विल हेल्प इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइटिंग टेक्स्ट, अगर आप इसको ये पता चल जाएगा कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, राइटर ने क्यों लिखे हैं, राइटर ने सब पॉइंट्स कौन से दिए हैं और ये माइनर सब पार्ट्स इसमें कैसे फिट है, ये सारी चीजें जब आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे, वाई को ढूंढ लेंगे, हाउ को ढूंढ लेंगे किसी भी राइटिंग में, तो उस राइटिंग पीस को आप क्या कर लेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। और यही आपके पास क्या प्रिंसिपल एंड मेथड्स है ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, ऑल सक्सेसफुल राइटर्स वर्क अलोंग दीज लाइंस, दिस इज द इम्पोर्टेंट, आपके एमसीक्यू से रेलिवेंट भी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, आप कोई भी नोटबुक पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 3 क्वेश्चंस का होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों है, क्या है और कैसे है, ये वाली 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ऑल सक्सेसफुल राइटर्स वर्क अलोंग दीज लाइंस, दे द वे they write will provide answer to the 2-3 question, why, what and how, ये आपके पास क्या है, ये किसी भी राइटर के 3 क्वेश्चंस होते हैं कि भाई वो क्यों लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, क्या लिख रहा है और कैसे लिख रहा है। हमने नेक्स्ट पहले देखने व्हाई, टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई, रिमेंबर द ऑथर इज अ पर्सन हु हैज अ रीजन फॉर राइटिंग और अ गिवन पीस ऑफ टेक्स्ट, यानी जो आपके पास टेक्स्ट है उसको लिखने का राइटर का कोई पर्पस हो सकता है, कोई मकसद हो सकता है, इसको आपने क्या करना है, मेमोराइज करना है, रिमेंबर करना है, देखना है, आपने फाइंड आउट भी करना है किसी भी टेक्स्ट के अंदर कि राइटर क्या है, एक पर्सन है और उसकी कोई रीजन हो सकती है इस पीस ऑफ राइटिंग को लिखने की। ठीक है, यू मस्ट फुली अंडरस्टैंड एंड एवेल्युएट व्हाट यू रीड, फिर जब आप उसके मकसद को समझ जाएंगे फिर आप क्या करोगे, फुली अंडरस्टैंड कर लेंगे और एवेल्युएट कर लेंगे, तज्जिया कर लेंगे व्हाट यू रीड, कि आपने क्या पढ़ना है, और मस्ट रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि इसका पर्पस क्या हो सकता है इस राइटिंग का। फिर यहाँ पे एक बात हो रही है कि यहाँ पर राइटिंग के साथ साथ इसके साथ पर्पस को फाइंड आउट करने के साथ साथ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपके साथ एटीट्यूड, और इसके साथ साथ क्या आ जाता है, एटीट्यूड भी होता है, एटीट्यूड भी हो सकता है, एटीट्यूड और इसके साथ क्या आ जाती है, टोन, टोन आ रही है, द एक्सप्रेशन ऑफ द राइटिंग फीलिंग्स, और ये एक्सप्रेस करती है किसको, राइटिंग की, राइटर की फीलिंग्स को। भाई लफ्जों का उतार चढ़ाव, फ्रेजेस, ये सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं, टोन में आ जाते हैं। देयर आर 3 कॉमन पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको एमसीक्यूज है, इसको इंपॉर्टेंट है कि 3 कॉमन पर्पजेज ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं। टू इन्फॉर्म, राइटर चाहते हैं कि उसने ऑडियंस को या फिर रीडर्स को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। टू परस्यू, उनको जो वो टॉपिक दे रहा उस पे उसने ऑडियंस को क्या करना है, कन्विंस करना है, मींस कि आपको एक राइटिंग पेज मिला है या फिर आपको कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो राइटर की राइटिंग पढ़ने के बाद या मेन उसके जो कम्युनिकेशन पर्पस होगा राइटर का, वो क्या होगा, पहले तो इन्फॉर्म करना, आपको इन्फॉर्मेशन देना है, सेकंड वो आपको कन्विंस कर रहा होगा कि मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिए तो मेरे साथ क्या हो जाए, आप कन्विंस हो, एंड एंटरटेन, या फिर वो आपको अपनी राइटिंग के जरिए क्या करेगा, एंटरटेन करेगा। When the purpose is to pursue, the aim is to convince the readers, अब क्या कह रहे हैं, अगर हम पर्पस की
की बात करें, इज टू इन्फॉर्म, द राइटर गिव्स इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। अगर हम इन्फॉर्म की बात करें तो राइटर हमें क्या देना चाह रहा है, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स देना चाहता है अबाउट द टॉपिक, टॉपिक के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में ही इज राइटिंग अबाउट, जिसके बारे में उसने क्या किया, लिखा है। तो वो जब हम इन्फॉर्म की बात करें तो वो इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स देता है जो कि उसने एलेबरेट किया है राइटिंग के अंदर टॉपिक। फिर क्या, व्हेन द पर्पस इज टू परस्यूड, जब उसका पर्पस की उसके परस्यूड की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, द एम इज टू कन्विंस द रीडर टू एग्री विद द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि यहाँ पर वो कन्विंस कर रहा होता है, लोगों को उभार रहा होता है किस चीज के लिए, कि जो राइटर पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं उसके साथ आप क्या हो जाए, एग्री हो जाए। Here also writers may give facts, but their main goal is to promote an opinion। हमारे पास क्या है, राइटर हमें इवन दो कि वो आपको क्या दे सकता है, फैक्ट दे सकता है, लेकिन उसका मेन गोल क्या होता है कि उसने अपने ओपिनियंस को क्या करना होता है, प्रोमोट करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या है, क्लोजली रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ पर्पस इज द मैटर ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या है बेटे, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज पर्पस, यानी जो उसका पर्पस है उससे रेलिवेंट राइटर का एटीट्यूड क्या है। बेसिकली राइटर बताना क्या चाह रहा है, उसका रवैया कैसे है, वो गुस्से में बात कर रहा है, वो लॉजिकली बात कर रहा है, वो आर्गुइंग बात कर रहा है। तो एटीट्यूड से, राइटर के एटीट्यूड से हमें पता चलता है कि वो बेसिकली क्या बता रहा है, वो लॉजिकली बातें कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं या फिर इसको गुस्से में बात कर रहा है, वो सारी चीजें उसके कौन सा जो राइटर है उसका एटीट्यूड बताएगा, उसका बिहेवियर बताएगा। ये कहाँ से पता चल सकता है, ये फ्रेजेस से पता चलेगा हमें, ये नरेशन से भी पता चल सकता है, ये करेक्टर को कोई ऐसी बात दे देगा, ऐसे डायलॉग दे देगा राइटर कि आपको उस डायलॉग से पता चल जाएगा कि जो राइटर ने यहाँ पे करेक्टर अपनी राइटिंग में यूज किया है वो क्या है, गुस्से में है। या फिर पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे लगा दिए जाते हैं जहां से आपको आइडिया हो जाता है कि भाई यहाँ पर ये जो करेक्टर है वो गुस्से में बात कर रहा है, लॉजिकली बात कर रहे हैं, कूल माइंड होकर बात कर रहा है या सैडनेस का शिकार है। वो सारे के सारे आपको पंक्चुएशन, फ्रेजेस और डिफरेंट कनेक्शंस के साथ बता दिए जाते हैं। फिर क्या करें, द रीडर एज फ्रेंड्स। अब क्या है हमारे पास, ही कैन अप्रोच हिज ऑडियंस, वो अपनी ऑडियंस को अप्रोच करता है। द रीडर्स एज फ्रेंड, यहाँ तो वो एज अ फ्रेंड उनको लेता है, एज एनिमीज भी ले सकते हैं, या फिर क्या करता है, इक्वल लेता है। फिर क्या है, और ही कैन टॉक डाउन टू देम फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, और अथॉरिटी की पोजिशन से भी वो आपसे क्या कर सकता है, बात कर सकता है। एटीट्यूड देन इज द ऑर्थर अप्रोच पोजिशन, द स्टांस दैट ही अडॉप्ट टुवर्ड्स द मटेरियल he is presenting the audience, i.e. जैसा कि you the reader and the situation in which he is writing, कि राइटर जो है वो क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, ऑडियंस को भी प्रेजेंट कर सकता है, और जो राइटर की, रीडर की जो सिचुएशन है उसको भी वो क्या करता है, एलेबरेट करता है। इन शॉर्ट के राइटर जो है वो ध्यान रखता है कि भाई उसने इस टाइम पीरियड पे कौन से वाला टॉपिक उठाना है और किस टॉपिक पे उसने बोलना है, लोगों की किस चीज में, किस लेसन में, ये किस टॉपिक में क्या है इंटरेस्ट है, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, टोन। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि राइटर पर्पस को देखता है, पर्पस के साथ साथ किसको देखता है, एटीट्यूड को। एटीट्यूड के साथ क्या आ जाती है हमारे पास, टोन आ जाती है, उसके बोलने का स्टाइल आ जाता है। वो बोलता है क्या, या तो वो ह्यूमर बोलेगा, मजाक करेगा, सैडनेस होगी या डिग्निकेशन हो जी, इंडिग्नेशन हो जाएगी, या फ्रेंडलीनेस होकर वो क्या करेगा, बात करेगा। ये सारी चीजें वो अपनी टोन के जरिए, ह्यूमर है, मजा है, तब भी आपको उस पंक्चुएशन के साथ या उसके साथ फेजेस के साथ आपको वो शो कर देगा। यानी जो भी उसकी स्टेट ऑफ माइंड होगा या जो भी उसके माइंड में चल रहा होगा वो अपने लफ्जों के जरिए क्या कर देगा, अपनी लैंग्वेज के जरिए इन फ्रंट ऑफ द रीडर एक्सपोज कर देगा। फिर क्या आ जाता है हमारे पास, project a range of feelings, the writer words and phrases can project one and more tones और feelings, के हम क्या, कहाँ से डॉक्टर जो हमारे पास राइटर है उनकी फीलिंग का अंदाजा कहाँ से लगा सकते हैं, हम उसके वर्ड से उसकी फीलिंग का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके फ्रेजेस जो वो यूज करता है अपनी राइटिंग के अंदर, वहां से हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऑर्थर एंड देयर वर्क्स आर कॉम्प्लेक्स, ऑफ कोर्स जो ऑर्थर का वर्क है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, पेचीदा हो सकता है। देखिए बेटे, जब अब राइटर है वो क्या
क्या करता है, वो डायरेक्ट तो नहीं बता रहा होता ना कि मैं किसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, उसने पूरी बुक लिख देनी है। ये आपने फिर इवेल्युएट करना होता है, आपने इन्फ्रेंसेस ढूंढने होते हैं। इन्फ्रेंसेस क्या है, आप अपने एक्सपीरियंस के जरिए से और अपने नॉलेज के जरिए से और इन्फॉर्म्ड गेस के जरिए से किसी भी टेक्स्ट में से क्या निकाल लेते हो, किसी भी टेक्स्ट के अंदर से आप मेन आइडिया निकाल लेते हो, या आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर ये बात हो रही है, उसको हम इन्फ्रेंसेस कहते हैं। तो हमारे पास जो राइटर है वो भी अपना डायरेक्ट नहीं लिख रहा होता है, लेकिन हम उसको वैल्यूएट करते हैं, और हम वैल्यूएट किस बेस पे कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहे होते हैं। तो राइटर की जो राइटिंग है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। दे में निरेट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और आर्ग्यू, ये सारी चीजें पॉइंट जो है वो कर सकता है कोई भी राइटर। डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन आर ऑफन यूज्ड टू हेल्प डिवेलप अ फर्दर पर्पस, आइदर एक्सपोजिशन और आर्गुमेंट। भाई वहां पे डेवलपिंग करने के लिए नरेशन को भी यूज किया जाता है, किस चीज के लिए, एक्सपोज करने के लिए और एक्सपोजिशन के लिए और आर्गुमेंट के मजीद बात को बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, वो नरेशन को इस्तेमाल करते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन को भी इस्तेमाल करते हैं कौन, राइटर। और क्या है जी, ही मे यूज एक्सपोजिशन टू डेवलप एन आर्गुमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पस इन्वॉल्व इन व्हाट यू रीड। कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पस क्या है इसके अंदर, व्हाट यू रीड, कि आप क्या रीड करते हो। द सेम अप्रोच कैन बी अप्लाई टू ह्यूमर और एंटरटेनमेंट। इसमें भी ये सेम हमारे पास क्या अप्लाई हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पस, या यही अप्रोच यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। इफ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द अंडरलाइन पर्पस एंड इंटेंशन ऑफ द ऑथर, अगर आप क्या कर लेते हो, फाइंड कर सकते हो कि अंडरलाइन पर्पस क्या है और इंटेंशन क्या है ऑथर की, एंड व्हाट टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी ही इज एम्प्लॉइंग, और वो कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनी राइटिंग में हमारा जो राइटर है वो यूज कर रहा है, देन यू आर अ सक्सेसफुल रीडर। फिर आप क्या कहलाएंगे, एक सक्सेसफुल रीडर कहलाएंगे। यानी आपको पता चल जाएगा राइटर की इंटेंशन क्या है इसको लिखने की, इस पॉइंट ऑफ व्यू को, या राइटर को ये पैराग्राफ लिखने की राइटर का पर्पस क्या हो सकता है। अगर जब आप इसको वैल्यूएट कर लेते हो, ये समझ जाते हो, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या हो, एक सक्सेसफुल रीडर हो। नेक्स्ट क्या है, द सेकेंड टेक्निक दैट द राइटर यूजेस, वो क्या है, वट। पहले हमने जो यूज की है वो हमारे पास क्या थी, वाई। सेकंड पे हमारे पास क्या था, वट। हमारे पास पहले तो हम ढूंढते हैं वाई, कि राइटर ने ऐसा क्यों लिखा, फिर क्या है, क्या लिखा। अब क्या है, द सेकंड टेक्निक जो है हमारे पास वो क्या है, वट। आपने माइंड में रखना है, फर्स्ट हमारे पास वाई है, सेकंड क्या है, वट। वट द राइटर सेज इन द ओवरऑल स्टेटमेंट, राइटर जो है वो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या कहता है, एंड मेजर पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट, और जो मेजर पॉइंट्स है leads us to the author's basic statement, वो हमें जो राइटर के मेजर सब पॉइंट्स है वो हमें कहाँ पर ले जाते हैं, ऑथर की जो बेसिक स्टेटमेंट होते हैं वहां पर ले जाते हैं, और हम व्हाट में देख रहे होते हैं कि ओवरऑल स्टेटमेंट क्या है उस टेक्स्ट की। फिर क्या है, द थीसिस आल्सो, थीसिस कर लेते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, मफरूजा कायम कर लेते हैं, पहले ही से ही मफरूजा बना लेते हैं, जो मफरूजा इंडिकेट्स करता है व्हाट द राइटर इज नॉट सेइंग, व्हाट द राइटर ने क्या कहा है और राइटर ने क्या नहीं कहा है। राइटर इज नॉट सेइंग कि राइटर क्या नहीं कह रहा। तो ये सारी चीजें आप क्या कर लेते हो, थीसिस कर लेते हो, पहले से आप मफरूजा बना लेते हो अपने माइंड के अंदर। तो ये चीजें भी आपकी रीडिंग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आ जाता है, द रीडर रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड ऑफ दीज सब डिविजन्स आर अ पार्ट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ। अब हमारे पास कौन सी टेक्निक आ गई है, पहले हमने व्हाट को डिस्कस किया, फिर हमने व्हाई को, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ। हाउ का मतलब क्या है जी, कैसे, भाई ये चीजें कैसे हुई है, कैसे लिखी है। द थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज बाय द राइटर, recognition of the main subdivision is recognition of the techniques and the device of the organization। क्या है जी, टेक्निक्स है एंड डिवाइसेस है किसकी जी, ऑर्गेनाइजेशन की। सेकंड जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमारे पास क्या आता है, हाउ आता है। हाउ से आपने देखना होता है कि भाई ये चीजें कैसे हो रही हैं, और डाल्टन ने इसको किस तरह से डिफाइन किया है। सक्सेसफुल रीडर learns to recognize and understand the clues that our writer gives। आप एक सक्सेसफुल रीडर है वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि राइटर के क्लूज से जो उसने दिए होते हैं कि राइटर बेसिकली क्या बताना चाहता है। दिस कैन ओनली हैपन थ्रू प्रैक्टिस रीडिंग। ये सारा का सारा किस तरह हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है, प्रैक्टिस रीडिंग के थ्रू हो सकता है। अगर आप बार बार रीडिंग करेंगे तभी ये मुमकिन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अप्रोच टू कंप्रीहेंशन, कि आप चीजों को कंप्रीहेंशन, आप किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से कंप्रीहेंड कर सकते हैं, किस तरह
से समझ सकते हैं कि उसकी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। वो हमारे पास 2 पॉइंट है, वो कौन से? इमेजिनेटिव एंड प्रैक्टिकल। सपोज करिए आप एक पीस ऑफ टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो आप उसको पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ इमेजिनेशन की दुनिया में भी जा रहे हैं, आप इमेजिनेट भी साइड बाय साइड कर रहे हैं। उसको हम अगर आप इमेजिनेट करेंगे तो वो भी आपकी कंप्रीहेंशन स्किल जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। फिर वो क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिस में लेकर आनी है। आपने क्या करना है? उसको प्रैक्टिस में लेकर आना। जब आप प्रैक्टिस में लेकर आ जाएंगे तब भी आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी स्किल इंप्रूव हो जाएगी, आप अच्छे से कर पाएंगे, रीडिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं। द प्रैक्टिकल पैसेज विल डील मेनली द फैक्ट्स। किससे प्रैक्टिकल किससे डील करता है? फैक्ट से डील करता है। फैक्ट क्या है? हकीकत क्या है? इट मे बी अ रिपोर्ट, एन अकाउंट और समवन एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, a series of instruction or a set of statistic which you will be asked to interpret। क्या किया जा सकता है प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल का तो आपको पता होता है, अमली तौर पर मुजाहिरा करना। उसमें फैक्ट्स आ सकती हैं, रिपोर्ट्स आ सकती हैं, समवन एक्सप्रेशन हिज ओपिनियन, कोई बंदा अपना ओपिनियन दे सकता है, सजेशन दे सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? प्रैक्टिकल में आ जाती हैं। और प्रैक्टिकल तरीके से भी आप रीडिंग को क्या कर सकते हो? कंप्रीहेंसिव बना सकते हैं। फिर क्या आ जाते हैं हमारे पास? मीनिंग। बेटे यहाँ पर मीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि मीनिंग जो है हमारे पास बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक डेनोटेटिव मीनिंग होता है और कॉनोटेटिव मीनिंग होता है। डेनोटेटिव हमारे पास मीनिंग कौन सा होता है? डिक्शनरी का मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है कि आप सपोज करिए आपने एक वर्ड है, आपने इमीडिएटली का वर्ड डाल दिया डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी अब यहाँ पर इमीडिएटली का जो वर्ड देगी, मतलब देगी, वो क्या है? फौरी तौर पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कौन से वाला मीनिंग होगा? डेनोटेटिव। कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, हमारा वर्ड अपनी मीनिंग चेंज कर लेता है। इंग्लिश का वर्ड अपना मीनिंग चेंज कर लेता है, उसको क्या देते हैं? कॉनोटेटिव मीनिंग। तो ये कह रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, आप कुछ भी पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर बेसिकली मतलब क्या है उस वर्ड का, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। या तो वो उसका लिटरल मीनिंग होगा या फिर क्या होगा? कॉनोटेटिव मीनिंग होगा। कॉनोटेटिव कौन सा मीनिंग होता है? इमोशनल मीनिंग, जिसको जो आप अपनी तरफ से अखज कर लेते हो। सपोज करें सांप। अब सांप को अगर आप डिक्शनरी में डालोगे तो उसका क्या आएगा? रेप्टाइल आएगा, लॉन्ग बॉडी वाला, भाई एक रेप्टाइल है। ये आपके पास क्या आएगा? उसका मीनिंग आएगा, सांप आ जाएगा उसका मीनिंग। अगर उर्दू में देखें, लेकिन अगर इंग्लिश में देखें, अगर हम उसका कॉनोटेटिव देखें तो हम क्या कहेंगे? जहरीला। हम कह सकते हैं, जैसे हम कहें ही इज अ स्नेक, तो वो स्नेक नहीं है बेसिकली, लेकिन हमने उसको स्नेक का नाम दे दिया क्योंकि वो क्या है? वो जहरीला है। या आप उससे खौफजदा होते हो, हॉरिफाई हो रहे हो, आप खौफजदा हो रहे हो, उससे डर रहे हो, वो अपनी पर्सनैलिटी से आपको डरा रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि आप उसको नाम, वो बेसिकली सांप नहीं है लेकिन आप उसको सांप का नाम दे रहे हो। ही इज अ स्नेक, जैसे अली इज अ स्नेक, तो अली को आपने स्नेक बोल दिया, हालांकि वो नहीं है। किस बेस पर? करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर कि जो अली की है और जो उसकी है सांप की है वो क्या है? कॉमन है। तो वहां पर अली को हमने जो करेक्टरिस्टिक्स दे दी उसके अकॉर्डिंग टू, तो फिर वो हमारे पास कौन सा मीनिंग होगा? कॉनोटेटिव मीनिंग है, क्योंकि सांप का वहां से मतलब क्या है? जहरीला है, खतरनाक है, खौफनाक। वैसे अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास डेनोटेटिव मीनिंग होगा और वो हमारे पास क्या होगा? सांप होगा। फिर क्या है? हमने फैक्ट्स देखने होते हैं। भाई फैक्ट्स क्या है? You may ask to answer question about what the passage is actually saying to make sure that you understand it। भाई आपने क्या करना होता है? ये यकीनी बनाना होता है कि बेसिकली जो हमारे पास पैसेज है वो एक्चुअल में क्या कह रहा है। इफ द पीस ऑफ राइटिंग इज अबाउट अ करेक्टर डिगिंग हिज अलाउटमेंट, यू मे बी आस्क व्हाट इज द करेक्टर डूइंग। आपसे क्या किया जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है पीस ऑफ राइटिंग अगर करेक्टर के बारे में है कि वो करेक्टर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, क्या पोर्ट्रे कर रहा है। या करेक्टर से, आपके करेक्टर के डायलॉग से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये जो करेक्टर है ये नेगेटिविटी को पोर्ट्रे कर रहा है, ये जो करेक्टर है पॉजिटिविटी को पोर्ट्रे कर रहा है। Read between the lines, it is very interesting and as well as very important। read between the lines तो इन्फ्लुएंसेस है। इन्फ्लुएंसेस क्या है? आपका डायरेक्ट मीनिंग, ये देखिए जो राइटर है वो डायरेक्ट मीनिंग नहीं देगा आपको, आपने खुद उस टेक्स्ट में से अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई इसका बेसिक मकसद क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, हिडन मीनिंग क्या है। जब आप टेक्स्ट का हिडन मीनिंग समझ लेते हो, उसका छुपा हुआ मीनिंग समझते हो, उसको हम क्या कहते हैं? रीड बिटवीन द लाइन्स। अब रीड बिटवीन द लाइन्स क्या है? थोड़ा सा हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करें कि आप कहीं बाहर विजिट के लिए जा रहे हैं, विजिट के लिए जा रहे हैं या हम एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं, तो एक कॉमन सी एडवर्टीजमेंट हमारे यहाँ हो रही होती है, वॉल्स पे बेसिकली लिखा होता है
क्या लिखते हैं कि जी सूरज बिल नहीं मांगता। आप देखिए बेटे यहाँ पे सूरज बिल नहीं मांगता। अपेरेंटली आप कहें ओके, आप कहेंगे ओके ऑफ कोर्स वी नो वेल कि भाई सूरज बिल नहीं मांगता, लेकिन इसका हिडन मीनिंग क्या है, इसका छुपा हुआ मीनिंग क्या है? इसका छुपा हुआ मीनिंग ये है कि भाई हमसे आकर सोलर प्लेट खरीद लो। तो हिडन मीनिंग जब आप समझ लोगे तो फिर आपने क्या समझ लिया, आपने रीडिंग बिटवीन द लाइन कर ली, आपने इन्फ्लुएंसेस कर लिया। इन्फ्लुएंसेस किस बेस पे होते हैं? आपके एक्सपीरियंस के बेस पर होते हैं, नॉलेज के बेस पे होते हैं, इन्फॉर्म्ड गेस के बेस पर आपके क्या होते हैं? इन्फ्लुएंसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी दी है। वर्ड्स आर नॉट चूजन एक्सीडेंटली बट विद द पर्पस। कह रहे हैं जो राइटर है वो कोई भी वर्ड चूज करता है वो एक्सीडेंटली नहीं चूज करता, बल्कि उसका हर वर्ड को चूज करने का क्या होता है? एक पर्पस होता है। वो बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सी व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ ईच वर्ड। वो क्या कर रहे हैं? यू मस्ट बी एबल, आपको कह रहे हैं कि एबल होना चाहिए टू गेट बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग। आपको सरफेस मीनिंग से बियॉन्ड जाना है और आपने क्या समझना है? इम्प्लीकेशन ऑफ सच वर्ड्स आर। आपने एक्चुअल में जो वर्ड्स का मीनिंग है आपने उसको समझने की कोशिश करना है, ना कि आप सतह पर रह कर ही बस ऊपर ऊपर से अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं और आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए द सेम सोल्जर कुड बी कॉल्ड टेररिस्ट। के सोल्जर को हो सकता है आप टेररिस्ट ले लें और उसी सोल्जर को कोई दूसरा पर्सन क्या कहे? फ्रीडम फाइटर कह दे। अकॉर्डिंग टू द राइटर एटीट्यूड टूवर्ड्स देम, ये राइटर पे डिपेंड कर रहा है, वो है वो सोल्जर, वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो उसको टेररिस्ट की फॉर्म में भी ले सकते हैं और वो फ्रीडम फाइटर की फॉर्म में भी उसको कंसीडर कर सकता है। नेक्स्ट आज जाते हैं कि जी वर्ड्स हैं और हम क्या करते हैं? वर्ड्स क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। वुल फेड डाउन का मतलब बेसिकली क्या होता है? खाना होता है। स्लो बर्ड और या गजल जो हो गया, इन सब का मतलब क्या होता है? खाना होता है। ये शायद हम बड़े या एडवांस लेवल पर आकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चे के लिए हम बच्चे की को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज करते हैं? ईटिंग का वर्ड ही यूज करते हैं। फिर आ जाता है मेटाफोरिकल लैंग्वेज। बेटे मेटाफोरिकल बेसिकली मेटाफोरिकल का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द फिजिकल स्टेट, यानी आपने माइंड में ही सोचना है, माइंड में चीजों को करना है, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? मेटाफोरिकल, बियॉन्ड द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट नहीं है ना उस चीज की। यू मे बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाट इज इट एक्चुअली एंड व्हाट दैट अ राइटर हैज इन माइंड। आपने क्या बताना है मेटाफोरिकल में कि राइटर के माइंड में बेसिकली क्या चल रहा है? व्हेन ही मेक्स अ कंपैरिजन और यूजेस अ मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, जब वो किसको यूज कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है और मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन को यूज कर रहा है, तो बेसिकली माइंड, राइटर के माइंड में क्या चल रहा है आपने उसको वैल्यूएट करना है और उसको हम किसका नाम देते हैं? मेटाफोरिकल लैंग्वेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास क्या आता है? हमारे पास स्टाइल आता है। स्टाइल क्या है? All successful writers work along these lines, and the way the writer will provide answer to the three question। वो कौन कौन से हमारे पास? why, what and how। ये सारे के सारे कौन यूज कर रहे हैं हमारे पास? एक राइटर यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन वाई, वाई का आंसर दे रहे तो उसमें हम क्या देख रिमेंबर और रिमेंबर द ऑर्थर इज अ पर्सन हु हैज अ रीजन फॉर राइटिंग गिविंग पीस ऑफ टेक्स्ट। के जो ऑर्थर है हमारे पास वो एक पर्सन है और वो अपने रीजन को क्या करता है? फाइंड आउट करता है कि भाई ये जो टेक्स्ट है वो किस लिए लिख रहा है। फिर एवेल्युएट करना है कि भाई वो क्यों क्या लिख रहा है। फिर आपने पर्पज और ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली है पहले, मे बी मैं आगे आ गई हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं बेटे? मे बी हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं। जी, नहीं, नहीं, ये हमारा लेसन नंबर 10 है और हम पढ़े थे लेसन नंबर 11। लेसन नंबर 11 पे हम जंप कर रहे हैं। लेसन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। अब हम जा रहे हैं, टोन को भी कर लिया था, एटीट्यूड को भी कर लिया था। अब हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं? वर्ड को हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नरेशन ये भी सारी हमने वर्ड को हमने क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया था। अभी हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए टेक्निक साओ वाला भी डिस्कस कर लिया था। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट हमने अप्रोच को भी डिस्कस कर लिया है, इमेजिनेटिव और प्रैक्टिस को भी हमने की क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है। अब क्या है स्टूडेंट, एट द एंड यही बता रहे हैं स्टाइल भी से भी आप पता लगा सकते हो कि राइटिंग का क्या, राइटर का स्टाइल क्या है। स्टाइल से भी आप पता चला सकते हो कि भाई बेसिकली राइटर हमें क्या बताना चाहता है। फिर क्या समरी आप निकाल लेते हो, फिर आप ओपिनियंस अपने दे रहे होते हो कि भाई इसके क्या है, ये वाले ओपिनियंस हो सकते हैं, या राइटर की ओपिनियंस है, या मेरा ये ओपिनियन है, या इस टेक्स्ट की ये समरी हो सकती है। और सर स्टूडेंट आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, और जो समझ में नहीं आया कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करें, आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे, आप उनको अच्छे से समझे, और ये आपकी क्विज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्विज के लिए आपने इसको अच्छे से करना है। ऑल्सो कि डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई